ठाकुर अमर सिंह एक जागीरदार थे। उनका बेटा यशवंत पढ़ाई लिखाई करके भी उनकी किसी जिम्मेदारी में शरीक नहीं होता। यशवंत की बुरी आदतों और गलत संगत के कारण ठाकुर साहब चिंता में बहुत बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी ललिता देवी ने हर तरह के व्रत उपवास कर लिए, वैद्य जी को दिखाया, पर ठाकुर साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन एक महात्मा जी आए। ललिता देवी ने महात्मा जी को बिठाया और उनके चरण धोए और पूरे घर में छिड़काव दिया। ठाकुर, तुम्हें किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब ने लड़के के बारे में सब कुछ कह सुनाया। ठाकुर, तुम अपनी जिंदगी जियो, वो अपनी जिंदगी जिएगा। उसकी किस्मत में अगर राज सुख होगा तो वो उसका भोग अवश्य करेगा। अगर कष्ट लिखा होगा तो वो भी उसी को ही भोगना है। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम उसके लिए खजाने छोड़कर जाओगे तो क्या वो सुख भोग पाएगा? ठाकुर साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए। महाराज, यही तो दुख है। मोह माया ही सबसे बड़ी जंजीर है। महात्मा जी ने ठाकुर साहब को एक पोटली निकाल कर दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी भभूत है, इसे पूरी हवेली में छिड़क दो और अपनी तकिया के नीचे रख देना, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी चले गए। पूरी हवेली में भभूत छिड़क दी गई। ठाकुर साहब का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जागीरदारी का काम संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। करीब 2 साल बाद ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई और वो अचानक ही स्वर्ग सिधार गए। उनका बेटा कुछ दिनों तक तो गम में डूबा रहा, पर 15-20 दिनों बाद ही वो अपने पुराने दर्रों पर आ गया। ललिता सारे दिन ठाकुर साहब के जाने के दुख में पड़ी रहती। एक दिन जब यशवंत देर रात लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो ललिता देवी उसके साथ बात करने के लिए जाग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर चुपचाप उठकर चली गई और अपने कमरे में से एक पोटली लेकर आई। बांके, ये पोटली उसके तकिए के नीचे रख दो। ठाकुर साहब को महात्मा जी ने दिया था, क्या पता इसी से कोई चमत्कार हो जाए। बांके चुपचाप गया और उसने यशवंत की तकिए के नीचे पोटली रख दिए। दूसरे दिन जब यशवंत सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था। वो माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। बेटा, आज घर में आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो वो सो ही रहा था। आज यशवंत की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त वापस चले गए। यशवंत अचानक उठा तो उसे चक्कर आ गया और वो फिर लेट गया। माँ, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो। बेटा, तुम जागीरदारी के काम संभाल लो तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। माँ, फिर से वही बातें मत दोहराइए, मुझे आराम करने दो। यशवंत पूरे दिन सोया रहा। कुछ दिन घर में पड़ा रहा, फिर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब के एक बहुत पुराने दोस्त अजीत ठाकुर अपनी बेटी सुनयना के साथ आ पहुंचे। सुनयना बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान ने ललिता देवी का मन मोह लिया। वो सोचने लगी कि काश यही मेरे बेटे की बहू बन जाती। ठाकुर साहब एक दिन उनके यहाँ रहे, पर यशवंत से मुलाकात नहीं हुई। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। मुझे यहीं से किसी जरूरी काम से जाना है। नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि उसके रहने से मेरा भी समय कट जाएगा। ठाकुर अजीत सिंह चले गए। दूसरे दिन जब यशवंत सोकर उठा तो उसने हवेली की छत पर किसी लड़की को बैठे देखा। ये कौन हो सकती है? पहले तो कभी नहीं देखा। वो तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। सुनैना का सौंदर्य देखते ही उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। आप कौन हो? मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? बहुत व्यस्त रहते हैं शायद, जागीरदारी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी आपको। चलिए, आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। यशवंत को तो उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पिता शादी के लिए लड़का देखने गए हैं। जब ललिता देवी ने उनको बातें करते देखा तो खुश हो गई।
वो लोग साथ में ही पूरा समय बिताने लगे। यशवंत ने माँ के कहने पर 1-2 दिन उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी पूरी जागीर घुमाकर दिखाई। दोस्तों के आने पर वो कोई न कोई बहाना करके उन्हें टाल दिया। उस दिन के बाद से ही यशवंत में गजब का परिवर्तन आ गया। पूरे 4 दिन वो घर में ही रहा और जागीरदारी के काम में दिलचस्पी भी लेने लगा। 5वें दिन जब ठाकुर साहब आए तो यशवंत को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर बड़े खुश हुए। यशवंत दिखने में तो खूबसूरत नौजवान था ही। लो, इसी को कहते हैं बगल में छोरा, नगर में ढिंढोरा। मैं नगर नगर बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे पता ही नहीं कि आपका बेटा विवाह योग्य है। मैं सुनैना के लिए वर देखने ही गया था, पर सुनैना के योग्य में कोई वर जचा ही नहीं। ललिता देवी ने ठाकुर अजित सिंह से बेटे के बारे में सब कुछ बताया। आप सहमति दीजिए तो मैं सुनैना से बात करूं? सुनैना तुरंत तैयार हो गई। पिताजी, यशवंत को पहले अपना काम संभालने दीजिए। जब वे इस योग्य हो जाएंगे कि पूरी जागीरदारी उनके हाथ में आ जाए, तभी कोई निर्णय लूंगी। अभी प्रतीक्षा करेगी। ठाकुर अजित सिंह ने सुनैना की सारी शर्तें यशवंत को बता दी। मैं भी 1 साल बाद ही शादी करना चाहता हूँ, आप निश्चित रहें। अगले साल मेरी शादी तुम्ही से होगी। वो ठाकुर साहब के साथ चली गई। यशवंत को पूरी हवेली सूनी लगने लगी थी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा लिया। ललिता देवी तो यशवंत के अंदर आए इस परिवर्तन से बेहद खुश थी। काश जादुई भभूत की पोटली उन्हें ठाकुर अमर सिंह के जीते जी यशवंत की तकिए के नीचे रख दिया होता तो ठाकुर साहब निश्चिंत हो गए होते। 1 साल बाद यशवंत की शादी सुनैना से हो गई। यशवंत पूरी तरह से बदल गया था। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। सड़क के किनारे छोटी सी जगह में वो एक झोपड़ी बनाकर उसी में अपना जीवन यापन करता था। उसे अपने काम में महारत हासिल था। एक से एक जूते बनाने के लिए शहर के लोग उसी के पास आते थे, पर उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। वो सबका काम बड़े प्यार से करता था। एक बार वो अपने काम में लगा हुआ था, तभी एक सन्यासी अपने लिए जूते बनवाने के विचार से उसके पास आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनकी हालत भी अच्छी नहीं दिख रही थी। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे जूते बनाते हो, मेरे लिए भी एक जूता बना दो। नंगे पैर चलता हूँ तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं। बड़ी दूर से यात्रा पर निकला हूँ। बाबा, जूते बनाना तो मेरा काम है, पर जूतों के लिए चमड़ा तो आपको ही देना पड़ेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास चमड़ा नहीं है। आप चमड़ा लाए हैं? मैं कहाँ से चमड़ा लाऊं? फिर भी कुछ करता हूँ। सन्यासी ने एक पेड़ से उसकी छाल निकालकर मोची को दे दी। तुम इसी के जूते बनाओ। महात्मा जी, लकड़ी के जूते? पर मोची ने जैसे ही पेड़ की छाल को स्पर्श किया, ये तो चमड़े से भी ज्यादा मजबूत और नरम है। महात्मा जी, किस पेड़ की छाले हैं ये? लेकिन सन्यासी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अति शीघ्र निकलना है। तुम जितनी जल्दी हो सके अपना काम प्रारंभ करो वत्स। मोची अपने कार्य में लग गया और कुछ घंटों की मेहनत के बाद मोची ने सन्यासी के लिए शानदार जूते बना दिए। वो खुद भी हैरान था कि लकड़ी के इतने खूबसूरत जूते कैसे बन गए। मोची ने खुशी से सन्यासी को जूते पहनने के लिए बुलाया। कई बार आवाज देने पर भी सन्यासी ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो वो अपनी जगह से उठकर सड़क पर आकर यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन सन्यासी का कहीं कुछ पता नहीं चला। मोची परेशान होकर अपने काम में लग गया। भला अब मैं इन जूतों का क्या करूँगा? मोची को उसकी मेहनत के पैसे भी नहीं मिले थे, इसलिए वो थोड़ा उदास भी था। चलो, शायद थोड़ी देर बाद सन्यासी बाबा आ ही जाए। मोची को वहाँ प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई, लेकिन सन्यासी वापस नहीं आए। मोची की दुकान बंद करने का समय हो गया था। थोड़ा सब्जी लेकर आता हूँ। और उसने वही जूते पहन लिए जो उसने सन्यासी के लिए बनाए थे। जैसे ही उसने जूता पहना, अगले ही पल वो सब्जी मंडी में आकर खड़ा हो गया, जहाँ आने की बात वो मन में सोच रहा था।
मोची बाजार के बीच में पागलों की तरह बर्ताव करने लगा, क्योंकि उसे ये बात बहुत अजीब लग रही थी कि वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचा। उसे तो सड़क के किनारे होना चाहिए था। और अगले ही पल वो सड़क के किनारे आ गया। हो ना हो, ये जूतों का ही कमाल है, जिसकी वजह से वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जा रहा है। शायद ये लकड़ी के जूते जादुई हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए वो कई जगह मन में सोचता है और एक एक करके हर एक जगह में पल भर में ही पहुंच जाता था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मानो उसने जीवन में सब कुछ पा लिया था। काश मेरे पास भी एक खूबसूरत घर होता और उसमें मैं चैन की वंशी बजाता। पलक झपकते ही वो जूतों के जादू से वहाँ पहुँच गया। घर की सुंदरता देखकर वो खुशी से झूमने लगा। इतना शानदार घर, ऐसा लगता है मानो ये घर मेरे लिए ही बना हो। वो पास में पड़े टेबल पर रखे अखबार को उठाकर पढ़ने लगा, फिर पलंग पर जाकर लेट गया। तभी उसे अखबारों में 2 देशों के बीच में जंग होने की खबर दिखाई पड़ी। काश मैं उस जंग को पास में जाकर देख सकता तो कितना आनंद होता। वो अपनी इच्छा अनुसार उस स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे। और जैसे ही वो जंग के मैदान में आया, तभी एक घोड़ा दौड़ते हुए आया और उसके सीने पर चढ़ बैठा। मोची वही गिरकर अपना दम तोड़ने वाला ही था कि उसकी आंखें खुल गई। ओह, आज मैं भाग्यशाली था जो बच गया, क्योंकि इतना आरामदायक गद्दा पाकर मुझे नींद आ गई थी, वरना मेरे लालच ने तो मेरा काम तमाम कर दिया था। उसको अच्छी तरह समझ में आ गया था कि किसी चीज को पाकर उतना ही खुश होना चाहिए जितना जरूरी है, वरना उसका परिणाम भयंकर हो सकता है। ये जूते मैं संभाल कर रख देता हूँ, शायद कभी महात्मा जी इधर से गुजरे तो उन्हें ये दे दूंगा। अब वो उन जूतों का प्रयोग तभी करता जब गांव में किसी को बहुत जरूरी सामान मंगवाना होता, जैसे कि गांव के लोग बीमार पड़ते तो उनकी दवा ले आता। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सन्यासी कभी नहीं आए। रामनाथ बहुत ही सरल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कुछ गाय थी और एक छोटी सी खेत। रामनाथ सुबह सुबह गाय का दूध निकालकर बेचने चला जाता था। दूध बेचकर आने के बाद वो खेत पर काम करने चला जाता था। रामनाथ की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। रामनाथ की पत्नी नैना आचार पापड़ बनाया करती थी। गांव वाले नैना के पास से ही आचार पापड़ खरीदा करते थे। नैना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम गायों को पानी पिला देना। जी ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रामनाथ की सोच थी कि भले ही पैसा थोड़ा ही कमाओ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से ही कमाओ। रामनाथ का एक दोस्त था जतीन। वो शहर में रहकर काम करता था, मगर कुछ दिनों की छुट्टी में वो गांव आया था। अरे भाई रामनाथ, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? हाँ भाई, सब भगवान की कृपा है, सब सही से चल रहा है। अच्छा है, मेरी छुट्टी थी तो सोचा गांव घूमने आ जाओ। हाँ भाई, सही किया। मुझे तो आज भी याद है कैसे हम दोनों हर रोज सुबह शाम चाय पीने साथ जाते थे। सही कहा, वो सब तो पुराने दिन हो गए। उस वक्त तक तो ना मेरी शादी हुई थी और ना ही तेरी। चल कोई बात नहीं, इधर कुछ दिनों के लिए आया हूँ ना, चलेंगे चाय पीने। जतीन सुबह सुबह रामनाथ की खेती पर आ जाता था और रामनाथ से बातें किया करता था। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोलना। तू अपनी जिंदगी में कितना खुश है, किसी बात की तुझे चिंता नहीं। ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए भाई। भाई, तू भी तो शहर में काम कर रहा है, वहाँ तो तू अच्छे पैसे कमा रहा होगा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जानता है, मुझे तो लगता है तू यहाँ रहकर मुझसे ज्यादा ही कमा लेता होगा। छोड़ भाई, इन सब बातों में क्या रखा है, चल घूमने चलते हैं। रामनाथ घर वापस आता है। सुनिए, कल सुबह दूध देने जाइएगा तो ये अचार और पापड़ भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। कुछ लोग और बढ़ गए हैं अचार पापड़ के लिए। चलो, ये तो अच्छी बात है, सभी ने पैसे दे दिए हैं। हाँ हाँ, कल ही मिल गए थे। आप बैंक जाकर इसे जमा कर दीजिएगा।
अगले दिन लोगों को दूध और अचार पापड़ देने के बाद रामनाथ पैसे बैंक में जमा करने जा रहा था कि तभी रास्ते में जतिन मिलता है। भाई कहाँ जा रहा है? अरे नैना को अचार पापड़ के पैसे मिले हैं, बस वहीं बैंक में जमा करने जा रहा हूँ। वाह भाई, सही है तेरा तो। भाभी जी भी कमाती है। चल ठीक है, मिलते हैं शाम में। कुछ दिनों बाद जतिन वापस शहर आ जाता है। इधर रामनाथ अपने काम में लग जाता है, मगर कुछ ही महीनों बाद जतिन वापस गांव आता है, क्योंकि अब उसके पास शहर में कोई काम नहीं था। जतिन गांव आकर यही कुछ काम करने का सोचने लगता है। देखना भाई, अचानक क्या हो गया। अब तो मेरे पास कोई काम नहीं, थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ इससे ही कुछ काम यहीं शुरू कर देता हूँ। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। जतिन गांव में ही कुछ नया काम करने के लिए शुरुआत तो करता है, मगर उसका कोई भी काम सही से नहीं चल रहा था। मैं कितना परेशान रहता हूँ काम को लेकर, लेकिन रामनाथ तो छोटे मोटे काम करके भी कितना खुश रहता है और पैसे भी अच्छे कमा लेता है। सब अपना अपना नसीब है। जतिन अक्सर रामनाथ से मुलाकात किया करता था और घंटों बातें भी किया करता था। एक दिन अचानक एक आदमी रामनाथ के घर आता है। आप कौन? आपको क्या काम है? मैं सेठ जी का आदमी हूँ। उन्होंने कहा है उन्हें तुम्हारी जमीन चाहिए। मेरी जमीन? मगर क्यों? अब से सेठ जी का काम वहाँ होगा और उसके बदले वो थोड़ा अनाज तुम्हें दे देंगे। कल से ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अरे मगर मेरे पास तो वही है जिसके सहारे मैं थोड़े पैसे कमाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? वो सब हमें नहीं पता। रामनाथ बहुत दुखी हो जाता है। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं। मतलब हमारी जिंदगी नहीं है क्या? सब इन लोगों का ही है। अरे ये लोग चाहते हैं सभी इनसे नीचे ही रहे, किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते हैं। रामनाथ गाय का दूध बेचने लगता है और नैना अपने अचार पापड़ का काम जारी रखती है। तभी एक दिन वापस से वही आदमी रामनाथ के घर आता है। अब क्या हुआ? अब क्या सोचते हो आप लोग? सुनो, ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत करना। सेठ जी को तुम्हारे गाय चाहिए। क्या? अब उन्हें मेरी गाय भी चाहिए? हाँ, तुम्हारी गाय लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, तुम लोगों के जरूरत के अनुसार हर रोज दूध मिल जाएगा। रामनाथ की गाय भी चली जाती है। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप हमसे? एक आखिरी सहारा था, वो भी छीन गया। ये बहुत गलत कर रहे हैं सेठ जी। क्या बोलूं नैना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ये सब क्या हो रहा है? सुनिए, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। वैसे भी अचार पापड़ के ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। हम रगड़ा चाट बनाकर बेचते हैं और वो हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, यही करते हैं। अगले ही दिन से रामनाथ और नैना रगड़ा चाट का ठेला लगा देते हैं। लोग रगड़ा चाट खाने आने लगते हैं। वाह, ये रगड़ा चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। एक काम कीजिए, अब यही काम जारी रखिए। रामनाथ का ये काम भी चलने लगता है। नैना और रामनाथ दोनों मिलकर चाट बेचा करते थे और धीरे धीरे अच्छे पैसे भी कमाने लगते हैं। हर रात नैना सफेद मटर भिगोकर रख देती थी और सुबह रामनाथ और नैना दोनों मिलकर बाकी सामान तैयार करते थे। सुनिए, देखिए तो जरा, मटर गायब है। क्या? अब मटर कौन चुरा कर ले गया? ये क्या हो रहा है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। थोड़ा कुछ अच्छा होने लगता है, फिर सब खराब हो जाता है। मटर के साथ साथ बर्तन भी ले गया चोर। अब आज तो चाट का ठेला लग ही नहीं पाएगा। माँ ने एक बर्तन दिया था, वो दादी जी ने माँ को दिया था। वो थोड़ा बड़ा भी है, तो उसमें ही मटर भिगोकर रख दूंगी। ठीक है, और आज रात में ध्यान रखूंगा कोई चोरी ना हो। रामनाथ पूरी रात मटर की रखवाली करता है। अगली सुबह दोनों वापस से रगड़ा चाट का ठेला लगा देते हैं। अरे नैना, मटर तो खत्म हो गए, लेकिन ग्राहक तो अभी भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, अब कल से इसमें से भी ज्यादा सफेद मटर भिगोकर रख दूंगी। नैना रात के वक्त मटर भिगोने लगती है। ओहो,
इस थैली में बहुत कम मटर है, दूसरी लेकर आती हूँ। नैना थोड़ी मटर पानी में डालकर दूसरी थैली लेने जाती है। जब वापस आती है तो देखती है पूरा बर्तन सफेद मटर से भरा हुआ था। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? मैं तो थोड़ा सा मटर डालकर गई थी, इसमें तो ढेर सारे मटर आ गए। रामनाथ भी ये देखकर हैरान था। शायद इस बर्तन का कमाल है। नैना, वापस से यही करके देखो। नैना सारे मटर निकाल लेती है और वापस से थोड़ा सा मटर बर्तन में डालती है। तुरंत पूरा बर्तन मटर से भर जाता है। चलो नैना, चाट का ठेला लगाते हैं। आज रगड़ा चाट का स्वाद थोड़ा अलग ही था। जितने भी ग्राहक आ रहे थे सभी चाट की बड़ाई कर रहे थे। भैया, आपका चाट खाकर तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। क्या स्वाद है इसका! ऐसा लगता है मुंह में जाते ही कोई जादू हो रहा है। वाह, मजा आ गया भैया। धीरे धीरे बहुत ग्राहक जुड़ने लगते हैं। रामनाथ और नैना के मटर के पैसे बच जाते थे, क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा मटर डालते ही ढेर सारे मटर मिल जाया करते थे। एक रात रामनाथ काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। नैना पहले ही घर जा चुकी थी। रास्ते में रामनाथ को सेठ जी दिखते हैं। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रुकिए सेठ जी, मैं मदद कर देता हूँ, अभी निकल जाएगी गाड़ी। रामनाथ सेठ जी की मदद करता है। सेठ जी गाड़ी से बाहर आते हैं। अरे, तुम रामनाथ हो ना? जी सेठ जी। तुम्हारी ही जमीन और गाय ली है ना हमने। जी सेठ जी। फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या करूं, तकलीफ में नहीं देख पाता किसी को। रामनाथ से थोड़ी देर बात करने के बाद सेठ जी को बहुत बुरा लगा। रामनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। मैंने जो भी किया वो किसी के कहने पर किया। किसके कहने पे? जतिन के कहने पे। उसने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला। ये सुन रामनाथ हैरान रह जाता है। नहीं, जतिन ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दरअसल वो तुमसे जलता था। उसने बताया था कि वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, मगर उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और तुम बड़े ही आराम से ढेर सारे काम कर रहे हो और साथ ही साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। इसका मतलब आज तक हमारे साथ जो भी हो रहा था वो सब जतिन की वजह से? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी गाय। तुम कल ही मेरे घर आकर अपनी गाय को ले जाओ। रामनाथ जतिन के बारे में ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है और नैना को सारी बातें बताता है। अगले दिन जतिन से मिलकर सवाल पूछने आता है तो पता चलता है वो शहर जा चुका है और वापस कभी नहीं आएगा। रामनाथ अपनी गाय और जमीन सेठ जी से वापस ले लेता है।